हमारी कहानी दक्षिण कोरिया के पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से शहर में एक हाई स्कूल की कक्षा से शुरू होती है। शिक्षक छात्रों को सूत्रों का उपयोग करने का तरीका समझाती है। हमारी नायिका युना जून एक अन्य छात्र की ओर देखती है जो ऐसा प्रतीत होता है कि वह ऊँघ रहा था। वह छात्र शॉन ना है। उसने देखा कि उसने हाल ही में अपना पहनावा बदला है। बालों के स्टाइल को देखकर वह कहती है कि शायद इसीलिए आज सुबह पूरा स्कूल अफरातफरी में है। शॉन को देखते हुए वह उसकी सुगठित त्वचा और एकदम सही अनुपात वाले चेहरे की विशेषताओं को देखकर ऐसा लगता है मानो वह किसी शाही खानदान से हो। ऐसा लगता है मानो वह उनके जैसे छोटे कस्बे में फिट नहीं बैठता। लेकिन उसकी शक्ल सूरत के अलावा उसका बेपरवाह और सौम्य स्वभाव उसे और भी खास बनाता है। उसका व्यवहार कस्बे के माहौल से पूरी तरह मेल खाता है। और इतने अजीब समय में स्कूल बदलने के बावजूद वह सचमुच एक आकर्षक राजकुमार है। उसने स्कूल में सबको देखते ही देखते अपना सहयोगी बना लिया। युना मन ही मन यह निष्कर्ष निकालती है। शिक्षक जो यह भी देखता है। शॉन की नींद उसकी ओर ध्यान दिलाती है और कहती है कि अब जब उसकी नींद पूरी हो गई है तो उसे अगली समस्या हल करने के लिए आना चाहिए। सबके सामने एक समस्या। आश्चर्यचकित होकर शॉन खड़ा हो जाता है और अपनी नोटबुक की ओर देखता है। और वह गणित के समीकरण की कठिनाई के बारे में शिकायत करता है। शिक्षक जवाब देता है कि यह उसके लिए कठिन नहीं होना चाहिए क्योंकि सैद्धांतिक रूप से उसने अपने पिछले स्कूल में भी इसी तरह के सवाल हल किए होंगे। शर्मिंदा होकर शॉन कहता है कि उसने कभी इन्हें हल नहीं किया। ऐसी समस्या। और शायद इसलिए कि वह अभी भी थोड़ा नींद में है, उसे सामान्य से अधिक कठिन लग रहा है। सहपाठी शुरू करते हैं। वे ऐसे हंसते हैं जैसे उन्होंने अभी-अभी कोई चुटकुला सुना हो। फिर शिक्षक बाकी कक्षा की ओर देखते हैं और उनको प्रश्न हल करने के लिए कहते हैं। समस्या का समाधान शान नहीं कर सका। गंभीर और लगभग भावहीन हमारा नायक उठता है और बोर्ड की ओर चलता है। बिना कठिनाई के बावजूद वह समीकरण को जल्दी से हल कर लेती है और शिक्षक द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती है, जो सभी को याद दिलाता है कि युना ही वह है जो कक्षा की सर्वोपरि छात्रा। अपनी सीट पर वापस जाते हुए युना मन ही मन शिक्षक को सुधारते हुए कहती है कि दरअसल वह स्कूल की सबसे होशियार छात्रा है। लेकिन वह इसे कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मानती। आखिरकार स्कूल इतना छोटा है कि वहां सबसे अच्छा छात्र बनना मुश्किल नहीं है। जब युना अपनी सीट पर वापस आती है तो शिक्षक उसकी ओर देखती है। शॉन से पूछता है कि क्या उसे किसी लड़की से पिटने पर शर्म नहीं आती। शॉन यह सुनकर स्तब्ध रह जाता है, अभी भी असमंजस में डूबा हुआ। शॉन शिक्षक को जवाब देना शुरू करता है, युना का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक अन्य छात्र आकर उसे लात मार देता है। उसकी कुर्सी जोर से दब गई, जिससे तेज आवाज हुई और सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। छात्र ने ऐसे जम्हाई ली जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह शिक्षक की ओर देखता है और कहता है कि उसे लगता है कि कक्षा समाप्त हो गई है। शिक्षक चिढ़कर छात्र की ओर इशारा करता है और हम
फिर पता चलता है कि उसका नाम जिन क्वान है। शिक्षक जिन से कहता है कि कक्षा कब समाप्त होगी, यह तय करने का अधिकार उसी के पास है। गंभीर भाव से जिन शिक्षक की ओर देखता है और बताता है कि उसे वास्तव में बाथरूम जाना है और उसने अपनी बेल्ट भी खोल दी है। जिन शिक्षक की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उठकर दरवाजे की ओर चलने लगी और शिक्षक नाराज होकर वह अंततः कक्षा को बर्खास्त कर देता है। अन्य छात्र जिन के बारे में बातें करते हैं, कहते हैं कि वह पागल है और गैंगस्टर बनने की ख्वाहिश रखता है। युना को इस सारी हलचल से कोई फर्क नहीं पड़ता। कक्षाएं समाप्त हो जाती हैं और सभी लोग इसके खत्म होने को लेकर काफी उत्साहित दिखते हैं। उस दिन एक छात्र युना के पास आकर उसे पुकारता है। हम देखते हैं कि यह छात्र शॉन है। वह थोड़ा असहज लग रहा है। शॉन, वह अप्रत्यक्ष रूप से युना को अपनी जगह समीकरण हल करने के लिए कहने पर माफी मांगता है। वह शॉन की ओर देखती है और उसे हटने के लिए कहती है। शॉन उसके शब्दों से आश्चर्यचकित होकर यह देखने के लिए वहीं रुक जाता है कि क्या वह कुछ और कहेगी। युना खड़ी हो जाती है और कहती है उसे बाथरूम जाना है और वे उसके रास्ते में खड़े हैं। शॉन अजीब तरह से माफी मांगता है और एक तरफ हट जाता है। दूसरा, युना के चले जाने पर कक्षा की लड़कियां उसे देखती हैं और टिप्पणी करती हैं कि उसका रवैया काफी समस्याग्रस्त है। वे शॉन को सलाह देती हैं कि वह ऐसा न करे। युना से बात करके अपना समय बर्बाद करना ठीक नहीं है, क्योंकि वह एक घटिया लड़की है। चलते चलते युना अपने फटे पुराने जूतों को देखती है। भरती है और सोचती है कि उसके सारे कपड़े घिसे पिटे हैं और बार बार इस्तेमाल किए जा चुके हैं। अधिकांश छात्र स्कूल की स्थिति भी उससे कुछ खास बेहतर नहीं है। एकमात्र व्यक्ति जो वास्तव में अलग दिखती है वह है शाना। स्कूल का राजकुमार हमेशा साफ सुथरे कपड़े और महंगी घड़ियां पहनता है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं, युना सोचता है। दृश्य पहाड़ों की ओर मुड़ता है। हमारा नायक जानता है कि आम तौर पर इस छोटे से कस्बे में जो बीचों बीच स्थित है, पहाड़ों में काफी जल्दी अंधेरा हो जाता है। फिर भी वह स्कूल के बाद पहाड़ पर चढ़ रही है। दुर्भाग्यवश उसका घर पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। वहां कोई डेस्क नहीं है और वह बेहद गंदा और छोटा है। हमारी नायिका हमें बताती है कि वह स्कूल में पढ़ाई करने के लिए रुक सकती थी, लेकिन कुछ लड़कियां उसे पसंद नहीं करतीं और उसे परेशान करने के लिए कोई भी बहाना ढूंढ लेती हैं। युना के पास एक दुविधा में फंसी हुई थी। उसे पढ़ाई और एकाग्रता की जरूरत थी, लेकिन कुछ दिनों पहले तक उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी जब वह इधर-उधर भटक रही थी। अपनी शराबी मां से मार खाने के बाद उसे पहाड़ों के बीच में यह छोटी सी झोपड़ी मिली जो उसके लिए एकदम सही जगह थी। यह जगह पढ़ाई के लिए एक तरह से अभयारण्य थी। उसने गौर किया कि शेड के अंदर का फर्नीचर बाहर के फर्नीचर जितना पुराना नहीं था। इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि हाल ही में कोई वहां रहता होगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे एकदम सही जगह मिल गई थी। खाली, वीरान और शांत। उसे बस यही चाहिए था।
जब वह ताला खोलने के लिए चाबी उठाती है तो वह यूना देखती है कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है। वह केबिन में प्रवेश करती है और मन ही मन हमें बताती है कि वास्तव में यहाँ एक और व्यक्ति है। इस जगह के बारे में कौन जानता है? जिन कुआन, जिसकी बदनामी न सिर्फ स्कूल में बल्कि पूरे समाज में सबसे खराब है। शहर, तुम बाथरूम जाने के बाद वापस नहीं आए। क्या तुम इतने समय से यहीं सो रहे थे? यह पूछती है। वह कहता है हाँ, और उसका इरादा और भी ज्यादा सोने का है। उदासीन भाव से यूना उसे कहती है कि वह बेफिक्र रहे। जिन नीचे उतर जाती है। वह एक छोटे से चबूतरे पर था। अपने कंधों को चटकाते हुए उसने यूना से पूछा कि क्या वह इंस्टेंट नूडल्स खाना चाहती है। मानो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर यह एक सामान्य दिनचर्या होती तो जिन यूना के जवाब का इंतजार किए बिना ही नूडल्स बनाना शुरू कर देता। वह बस पूछता है उसे अंडा चाहिए या नहीं। यह पूछने पर वह उससे कहती है कि वह इसे पिछली बार की तरह न मिलाए। जिन खाना बना रही होती है जबकि यूना पढ़ाई। मानो यह एक नियमित प्रक्रिया हो, दोनों कुछ समय से उस शेड को साझा कर रहे हैं। हमारी नायिका हमें बताती है कि वह मैं जिन कुआन को काफी समय से जानता हूं। अफवाहें कहती हैं कि बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था और उसके बाद वे एक रिश्तेदार से दूसरे रिश्तेदार के यहाँ भटकते रहे। आखिरकार वो इस कस्बे में आ पहुंचा। जाहिर तौर पर उसके परिवार का माफिया से कुछ संबंध है, इसीलिए उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। अफवाहें हैं कि उसने शिक्षकों को पीटा है और वह अक्सर झगड़ों में शामिल होता है। एक ही स्कूल में पढ़ने के बावजूद कम से कम 1 साल तक यूना ने उससे बात तक नहीं की थी। उसे लगता था कि स्नातक होने तक स्थिति ऐसी ही रहेगी, लेकिन सब कुछ अप्रत्याशित रूप से बदल गया। 1 सप्ताह पहले शेड मिलने के बाद यूना उत्साह से पढ़ाई कर रही थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। शेड के अंदर से अजीब सी आवाज आ रही थी। आवाज की दिशा में देखते हुए यूना ने जिन की तीखी निगाहें देखीं और उसे पता चला कि वह अकेली नहीं थी जो उस सुनसान शेड का इस्तेमाल कर रही थी। डरी हुई यह सोचकर कि उसने अभी-अभी जिनके घर पर अतिक्रमण किया है और उसकी प्रतिष्ठा को जानते हुए यूना ने जल्दी से अपना सामान समेटना शुरू कर दिया और अंदर आने के लिए माफी मांगने लगी। उससे टकराने के बाद सबके मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे। जिन कुआन कस्बे का सबसे शरारती लड़का, लेकिन गुस्सा होने के बजाय जिन ने वह उसके पास से गुजरा और उससे कहा कि वह जगह उसका घर नहीं है। जिन ने समझाया कि वह 1 महीने से उस शेड का इस्तेमाल कर रहा था। वह पहले से ही वहां रहती थी और उसने उसके अलावा वहां किसी को नहीं देखा था। अविश्वास में यूना फिर से पूछती है कि क्या वास्तव में वहां कोई नहीं रहता है, और जिन ने पुष्टि की कि कोई नहीं करता। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अकेले में कुछ खास पल बिताते हुए जिन ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, थोड़ा सा। यूना के आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर जिन कहती है, तुम्हें पता है, झपकी लेना और ऐसी ही चीजें। अपने दिमाग को इन सब चीजों से बाहर निकालो। गटर शर्मिंदा होकर यूना कहती है कि वह ऐसा कुछ सोच भी नहीं रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, जिन
वह कहता है कि उसे पता है कि वह शेड का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करती है। वापस मेज़ानाइन पर चढ़कर वह फिर से सो जाता है। युना की मौजूदगी से वह बिल्कुल भी परेशान नहीं था। अभी भी जो कुछ हुआ उसे समझने की कोशिश कर रही युना को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या किया। वह सो गई। वह सोच रही है कि क्या उसे चले जाना चाहिए। युना जानती है कि सबसे समझदारी भरा विकल्प चले जाना ही है। आखिरकार जिनकी प्रतिष्ठा भयानक और उसके कार्य स्पष्ट रूप से अप्रत्याशित हैं। लेकिन यह जगह एकदम सही है पढ़ाई के लिए। और वह जानती है कि दोबारा ऐसी जगह मिलने की संभावना लगभग शून्य है। खुद को समझाते हुए कि यह जगह जिन की नहीं है। भले ही उसने इसे जिन से थोड़ा पहले खोज लिया हो, लेकिन इससे उसे इस पर दावा करने का अधिकार नहीं मिल जाता। यह उसका है। उना को यह बात अजीब लगती है कि जिन पढ़ाई के दौरान इतने समय से वहीं सो रही थी और उसने कभी ध्यान नहीं दिया, तो वह जांचने के लिए ऊपर चढ़ती है। वह जिन को देखती है कि क्या वह सचमुच सो रहा है। अभी भी जागते हुए जिन अपनी आंखें खोलता है और युना से कहा गया कि अगर उसे कुछ कहना है तो उसे सीधे सीधे कह देना चाहिए। आश्चर्यचकित होकर युना झट से खड़ी हो गई। उसका सिर और कंधा नीची छत से टकरा गया। इस टक्कर से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिरने लगी। जिन ने यह देखा। वह गिरने ही वाली थी कि उसने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे वह उसके ऊपर गिर पड़ी। उसका सिर उसके ऊपर था। जिन ने युना की छाती पर हाथ रखकर उसे सावधान रहने की चेतावनी दी क्योंकि यहाँ रेलिंग ज्यादा ऊंची नहीं है। अभी भी हैरान युना को जिन का स्पर्श महसूस हुआ। उसने अपना हाथ कमर पर रखा। अपनी स्थिति का एहसास होते ही वह बेहद शर्मिंदा हो गई और उसका चेहरा मिर्च की तरह लाल हो गया। मिर्च। वह झट से जिन से दूर हट जाती है और उसे उससे दूर रहने को कहती है। वह मजाक में नाराजगी जताते हुए कहता है कि यह जिस व्यक्ति ने अभी अभी उसकी मदद की है, उसके साथ वह कैसा व्यवहार करती है। विषय बदलने की कोशिश करते हुए युना पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वह वहां पढ़ती है। वह जवाब देता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने उसे 2 दिन पहले देखा था। जब वह मेज़ानाइन में सो रहा था तो वह जागा और उसने किसी को देखा। पढ़ाई कर रहा था। और जब उसने पीठ और बालों को करीब से देखा तो उसे पता चल गया कि यह वही है। जिन बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आमतौर पर कक्षा में वह युना से 2 डेस्क पीछे बैठता है। युना को यह अजीब लगता है कि वह उसे सिर्फ देखकर पहचान लेता है। पीछे हट जाती है। इसलिए वह उसे संदेह भरी नजरों से देखती है। युना की संदेह भरी नजरों को नजरअंदाज करते हुए जिन उसने अपना एक हाथ गद्दे पर पटका और कहा कि अगर वह बिस्तर ढूंढ रही होती तो वह उसे बाहर निकाल देता। लेकिन चूंकि यह स्पष्ट था कि वह बिस्तर ढूंढ रही थी, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। जिनको लगा कि वह सिर्फ टेबल का इस्तेमाल करने और पढ़ाई करने के लिए वहां था, इसलिए उसे जगह साझा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। युना कहती है, जगह साझा करने में कोई आपत्ति नहीं है। आश्चर्य से जोर से बोली। युना की टिप्पणी का जवाब देते हुए जिन कहती है कि चूंकि वे दोनों
उन्हें शांत जगह की जरूरत है, लेकिन उनके लक्ष्य अलग अलग हैं, जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि इस तरह वे एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। अगर कोई और है तो इस जगह में साथ रहना ठीक रहेगा। जिनकी बात सही है। फिर भी वह उससे पूछती है, चूंकि वह तो वहां सिर्फ सोने आता है, अपने घर पर ही क्यों नहीं सो जाता? वह उसी लहजे में जवाब देता है, क्यों नहीं? क्या तुम घर पर पढ़ाई करती हो? यह सवाल उसे अपनी मौजूदा स्थिति की याद दिलाता है। इसके साथ ही उसे एहसास होता है कि बस उसकी तरह उस जगह की जरूरत के पीछे उसके भी अपने कारण होंगे। बात बदलते हुए युना पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि कोई भी वहां रहता है, और अगर उनके अलावा कोई और आ जाए तो? जिन उसे आश्वस्त करते हुए कहता है कि वह ताला लेकर आएगा और वह चाबी उसके पास छोड़ सकता है। अभी भी असमंजस में पड़ी युना कहती है कि जाहिर तौर पर वह उस जगह का इस्तेमाल अकेले करना ज्यादा पसंद करेगा। तो क्यों? लेकिन इससे पहले कि वह सवाल पूरा कर पाती, जिन ने जवाब दिया कि जैसा उसने पहले कहा था, उसे साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है। वह अब भी स्पष्ट रूप से असहज है। उसे घूरते हुए जिन कहती है, तो क्या तुम्हें चाबी चाहिए या नहीं? वह शर्मिंदा होकर जवाब देती है। फिर वह उसे नीचे धकेल देता है ताकि वह वापस पढ़ाई कर सके और उसे परेशान करना बंद कर दे। उना कुछ मिनटों तक वहीं रहती है। वह स्थिर खड़ी थी, अभी अभी हुई घटना के बारे में सोच रही थी। वह अपनी कुर्सी के पास गई, यह सोचते हुए कि क्या इस बारे में बात करना वाकई ठीक है। उस जगह पर उसके साथ। लेकिन तुम मुझे जानते तक नहीं, युना नीचे से चिल्लाती है। स्कूल के सबसे होशियार छात्र यूनिगुन ने जवाब दिया। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरे ग्रेड अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं याद नहीं कर पाता। मेरे साथ पढ़ने वाले लोगों के नाम। आखिरकार वह खुद को मना लेती है, खासकर इसलिए क्योंकि वह जानती है कि ऐसा कोई नहीं है। वहां से पढ़ाई करने के लिए बेहतर जगह है। और इस तरह हमारी नायिका हमें बताती है कि जिन के साथ उसका सहजीवन कैसे शुरू हुआ। छोटा गोदाम को दो हिस्सों में बांटा गया था। जिन मेज़ानाइन में रहता था जहां वह सोता था और युना ऊपर रहती थी। पहली मंजिल पर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल में एक ही जगह साझा करने के बावजूद वे अजनबी होने का नाटक करते हैं। आखिरकार वे साथ बिताए समय में वे ज्यादा बात नहीं करते। लेकिन जब से जिन ने घर पर इंस्टेंट नूडल्स लाना शुरू किया है, तब से 1 महीने पहले उन्होंने साथ में खाना शुरू किया, बातें की और एक दूसरे के साथ थोड़ा और मेलजोल बढ़ाया। जिनकी ओर देखते हुए। और अब जैसे जैसे युना उससे अधिक बातचीत करती है, उसे एहसास होता है कि वह एक सामान्य व्यक्ति है, अफवाहों में कही गई बातों से बिल्कुल अलग। जब वे साथ होते हैं तो दोनों काफी सहजता से बातें करते हैं। युना पूछती है कि उसने सूप में कितने अंडे डाले और क्या उसने कोई अंडा तोड़ा। उन्हें वह जवाब देता है कि 5 अंडों में से 2 टूटे नहीं हैं। फिर वह शिकायत करने लगती है कि उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं है जब अंडे की वजह से सूप गंदा हो जाता है। शिकायत सुनकर जिन उसे टोकती है और गंभीरता से समझाती है कि वह उसे पहले से ही नूडल्स को इस तरह पकाना पड़ता है जो दोनों को पसंद आए।
इसलिए कम से कम वह इतना तो कर ही सकती है कि गंदे नूडल्स को ऐसे ही रहने दे। सूप स्लाइड। उसे चॉपस्टिक देते हुए वे खाना शुरू कर देते हैं, जबकि जिन इस बात पर बड़बड़ाती है कि यूना खाने के मामले में कितनी नखरे वाली है। खाना शुरू करते ही जिन गलती से या शायद जानबूझकर यूना के ब्लाउज पर सूप गिरा देती है। गुस्से में आकर यूना उससे शिकायत करती है कि उसने उस पर सूप गिरा दिया, लेकिन जिन बस कंधे उचकाकर कहता है कि वह इसे धो लेगी। कल दूसरी ब्लाउज पहनना, लेकिन यूना ने कल भी वही ब्लाउज पहनने की योजना बनाई थी। वह जिन को घूरती है, तेज निगाहों से देखते हुए वह चाहती थी कि काश उसकी मुट्ठियां बड़ी होती ताकि वह उसे कुछ घूंसे मार पाती। उसकी घूरती निगाहों को देखकर जिन ने खाना बंद कर देता है। ठीक है, वह ब्लाउज उतार दो। मैं इसे तुम्हारे लिए धो दूंगा, वह कहता है। अपनी कमीज की ओर इशारा करते हुए, क्या उतार दूं? किससे धोऊं? तुम्हारा क्या मतलब है? यूना ने उलझन में पूछा। जिन ने जोर देकर कहा, उसे ब्लाउज उतारने के लिए कहते हुए। क्या? तुम गंदे आदमी! यूना चीखती है, जल्दी से जिन से पीछे हटते हुए। गलती से उसका सिर दीवार से टकरा गया। यह दृश्य देखकर जिन कहती है कि उसे किसी के लिए अपना सिर दीवार से टकराना अच्छा लगता है। कितनी होशियार हो तुम! चुप रहो! यूना ने सिर पर उभरे हुए हिस्से को सहलाते हुए गुस्से से जवाब दिया। अचानक जिन अपनी टी शर्ट उतार देता है। जी हाँ प्रिय पाठकों, यह शक्ति बहुत ही आशाजनक है। शर्मिंदा और पूरी तरह खोई हुई यूना उसे हैरानी से देखती है। अपनी कमीज उतारो और इसे पहन लो, वह कहता है। तुम्हारी कमीज पर दाग लगा है। थोड़ा सा बर्तन धोने वाले साबुन से आसानी से निकल जाएगा, उसने अपनी कमीज उसे देते हुए कहा। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी कमीज धो दूं? ब्लाउज पहनूं या नहीं? जिन ने बेसब्री से पूछा। यूना को लगा कि यह पूछना अनावश्यक है, लेकिन जिन को जवाब देने से पहले वह रुकती है और एक पल के लिए सोचती है। घर पर कपड़े धोना हमेशा झंझट भरा काम होता है, और पानी बहुत ठंड है, जिससे उसके हाथों में दर्द हो रहा है। एक तार्किक रोबोट की तरह वह हिसाब लगाने लगती है कि यह कितना सुविधाजनक होगा। जिनसे उसकी ब्लाउज धुलवाने का विकल्प होगा। वह उसके हाथ से कमीज ले लेती है और उसे 1 मिनट बाहर इंतजार करने के लिए कहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ खास है। इससे पहले कि जिन अपना वाक्य पूरा कर पाता, यूना उसे बाहर जाने के लिए चिल्लाती है, थोड़ा हांफते हुए। चिड़चिड़ाहट में यूना कुछ सेकंड के लिए दरवाजे को घूरती है, फिर कपड़े बदलती है। कुछ मिनट बाद वह जिन को वापस बुलाती है। अंदर। वह अंदर जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है, यूना को देखता है। यूना अपनी ब्लाउज उसकी ओर बढ़ाती है, लेकिन वह उसे लिए बिना ही अंदर जाने लगता है, और वह उलझन में पड़कर पूछती है कि क्या उसने अपना मन बदल लिया है और अब वह इसे नहीं धोएगा। जिन ने यूना के हाथ से ब्लाउज ले लिया। वह सिंक के पास गया और बिना कुछ कहे उसे धोने लगा। यूना नूडल्स खाते हुए उसे देखती रहती है। उसे यह देखकर हंसी आती है कि इतना तगड़ा आदमी गंदी ब्लाउज धो रहा है।
सिंक। दरअसल उसे एहसास होता है कि उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था कि वह कितनी फिट और मजबूत है। जिन है और अफवाहों के विपरीत उसके शरीर पर किसी गिरोह से संबंधित टैटू नहीं है। खो गया। जिनके बारे में सब जो कहते हैं उससे वह कितनी अलग है, यह सोचते हुए यूना ने जिन की कमीज को अपने चेहरे के करीब खींचा और गहरी सांस ली। उससे आती हुई मनमोहक खुशबू। उसी क्षण उसने जिन को यह पूछते हुए सुना कि वह आखिर क्या कर रही है। वह एक पल के लिए जम गई। यह सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसे छिपाने की कोशिश में वह अपने आप को हवा देने लगी। शर्ट पहने हुए वह कहती है कि इंस्टेंट नूडल्स बहुत ज्यादा मसालेदार थे और उसे गर्मी लग रही थी। वह उससे एक गिलास पानी मांगती है, शर्मिंदा होकर और उसका ध्यान अभी अभी हुई घटना से हटाने की कोशिश कर रही है। दृश्य उसी दिन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है। पढ़ाई खत्म करने के बाद अंगड़ाई लेती है। जिन मेज़ानाइन में चैन से सो रही है। वह अपना सामान पैक करना शुरू करती है। जब वह जिन के जम्हाई लेने की आवाज सुनती है तो वह लगभग अलार्म घड़ी की तरह मेज़ानाइन की सीढ़ियों से नीचे आता है। पढ़ाई खत्म होने पर यूना उसे बताती है और पूछती है कि क्या वह घर जा रही है। यूना जिन की तुलना बिल्ली से करती है क्योंकि बिल्कुल बिल्ली की तरह। उसे हमेशा पता चल जाता है कि कमरे का माहौल कब बदल गया है। उसे याद है कि शुरुआत में वह हमेशा ऐसा ही करती थी। वह सोच रही थी कि पढ़ाई के बाद घर जाने के लिए उसे जगाए या नहीं, लेकिन उसे ऐसा करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हर बार जब वह अपना काम खत्म कर लेती तो वह खुद आकर उसे अलविदा कहता। लेकिन उस रात शुभ रात्रि कहने के अलावा हमेशा की तरह वह उसके देर से घर आने को लेकर चिंतित लग रहा था। यूना ने उसकी चिंता को भांपते हुए उसे चिढ़ाने का मौका लिया। जिन थोड़ी हैरान हुई। कहीं तुम सच में मेरे बारे में चिंतित तो नहीं हो? तुम क्या करने वाली हो? मुझे घर तक छोड़ोगी? जिन ने देखा। यूना के चेहरे पर गंभीर लगभग स्थिर भाव थे। उसकी इस शीतलता या शायद हास्यबोध की पूर्ण कमी को भांपते हुए यूना ने कहा। वह अपने बैग से एक टॉर्च निकालती है। वह घर जाते समय रास्ते को रोशन करने के लिए उसका इस्तेमाल करती है। जिन उससे कहती है कि अब वह उस टॉर्च का इस्तेमाल न करे। यूना को समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों पूछ रहा है। वह समझाता है कि लोगों को पता चल सकता है कि वे उस जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं। टॉर्च की रोशनी रात में आसानी से दिखाई देती है। टॉर्च को चालू और बंद करते समय वह सोचती है कि वह ऐसा कैसे कर रही है। रात में बहुत अंधेरा होने के कारण उसे इसके बिना ही घर जाना था। बिना जवाब दिए जिन अलमारी की ओर जाती है और कुछ ढूंढने लगता है। उसे लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा मिलता है। उसे हाथ में पकड़ता है और यूना की ओर चलने लगता है। यूना चौंक जाती है। डर के मारे पीछे हटते हुए जिनके सामने अपनी सतर्कता कम करने के लिए वह मन ही मन खुद को कोस रही थी। फिर उसने अंगड़ाई ली। उसने लकड़ी का एक टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाया और उसे एक सिरा पकड़ने को कहा। मुझे रात में सब कुछ ठीक से दिखाई देता है, जिन ने कहा, मानो यही सब कुछ हो।
युना को जिस स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी वह आवश्यक था। दृश्य आगे बढ़ता है और जिन और युना पहाड़ से नीचे उतर रहे होते हैं, जबकि जिन युना को एक टुकड़े का उपयोग करके रास्ता दिखा रहा होता है। लकड़ी। हमारी नायिका हमें बताती है